अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। जितने बच्चे भी क्लास में इस टाइम बैठे हैं, जूम पे अवेलेबल हैं, रिकॉर्डिंग में सुनेंगे, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर नॉलेज 4.1 का आज लास्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बारे में डिटेल एक्सप्लेन करेंगे, उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या। और पिछले चैप्टर का एक एसएलओ था जो कि मैं आगे टॉपिक के साथ मेंशन करूंगा, उसको भी आज हम यहीं पे डील करेंगे। याद रखिए, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कुछ एक होमवर्क करने के लिए दिया था, पहले मैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूं, जिसमें लंदन डिस्पर्जन फोर्स को जो डिटेल से हमने पढ़ा था उसके कुछ चैलेंज वाले मैंने क्वेश्चन दिए थे आपको। तो उसमें ये चैलेंज था और इसमें एक मैंने डेटा लिखा है। कार्बन 1 टू कार्बन 10 तक हाइड्रोकार्बन डिकेन, उनके फार्मूलाज हैं, आपको पता है, आपने मैट्रिक में इनको पढ़ा हुआ है। और साथ ही साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट्स मेंशन हैं और साथ साथ इनके बॉइलिंग पॉइंट मेंशन हैं। नॉर्मली आप देखते क्या हो, कल भी आपको लास्ट टाइम बताया था, जितनी लंबी चेन होगी, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा। सर आपकी वीडियो नहीं शो हो रही, मेरे ख्याल से शो हो रही है, जरा कंफर्म करें बेटा दोबारा वीडियो। अब हो गई है। ओके 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 ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने देखा था जितना ज़्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी ज़्यादा चांस है मॉलिक्यूल्स के दरमियान में इंटरेक्शंस बढ़ने की और मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा इससे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इस बारे में फिर मैंने कुछ ब्रांचेस को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया था, लाइक 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर 2 मिथाइल प्रोपेन में देखा जाए तो प्रोपेन में तो 3 कार्बन है, एक मिथाइल का 4 कार्बन है। यानी कि अगर 4 कार्बन का स्ट्रेट 4 कार्बन वाले के साथ मुकाबला करवाया जाए तो डेफिनेटली ब्रांच वाले का वॉल्यूम कम होता है, यानी कि उसका सरफेस एरिया कम होता है ब्रांच आने की वजह से। अब उसकी वजह से क्या होगा, आप देखिए, सरफेस एरिया कम होने की वजह से मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क पड़ा है। ठीक है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आप देखें फर्क पड़ा है मेल्टिंग पॉइंट पे। अगर आप देखें और बॉइलिंग पॉइंट, ये टी बी के का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन, टी एम के का मतलब है मेल्टिंग टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, इसी तरह अगर आप 2 मिथाइल ब्यूटेन की बात करते हैं तो 2 मिथाइल ब्यूटेन में टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन वाले को कंपेयर कर सकते हो पेंटेन के साथ। तो अगेन अगर आप इनके मेल्टिंग पॉइंट्स को कंपेयर करो तो ये इनके मेल्टिंग पॉइंट्स हैं और ये इनके जो हैं बॉइलिंग पॉइंट्स हैं। तो आप देख सकते हो दोनों की वैल्यू में कमी आई है। ठीक है, तो वी कैन से डैट के सरफेस एरिया के कम होने से इंटरेक्शंस जो हैं वो वीक होती हैं। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चंस किए थे, पहला सवाल था, आगे मैंने बल्कि लिखे भी हुए हैं, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अनब्रांच अल्केन। यानी पहला सवाल मैंने पूछा था बॉइलिंग टेम्परेचर लिखें तमाम अनब्रांच अल्केन के इस डाटा से देखते हुए। ये डाटा मैंने आपको दिया है। तो इसमें बड़ा सिंपल आपने करना क्या था, आपने सारे मिथेन टू जो डेकेन हैं सबके फार्मूलाज लिख देने थे और साथ आपने उनके जो टेम्परेचर्स हैं वो आपने मेंशन कर देने थे। ठीक है, बॉइलिंग टेम्परेचर्स। तो आप देख रहे हैं टॉप टू बॉटम चेन बढ़ती जा रही है और चेन के बढ़ने से इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ती है, आपको सबको पता ही है। तो आप देखो वैल्यू में भी इजाफा हो रहा है। अब अगर इस चीज को मैं ग्राफ में, सेकंड पॉइंट था प्लॉटिंग बॉइलिंग टेम्परेचर्स, यानी इन्हीं टेम्परेचर्स को प्लॉट करो। तो नंबर ऑफ कार्बन वर्सेस बॉइलिंग टेम्परेचर, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग टेम्परेचर में आप देखो लगातार क्या होता जा रहा है, इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, यहां पर ये क्या शो कर रहा है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5। तो आप देखो यहां पर ये 5 कार्बन है। ठीक है, यानी ये जो आप मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, ये स्ट्रक्चर्स, हर यहां पर जो कॉर्नर है वो कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्वियसली बाकी कार्बन के साथ हाइड्रोजन्स भी अटैच होंगे, वो यहां पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, जनरल हम डिस्कशन कर रहे हैं। तीसरा सवाल था फिजिकल स्टेट ऑफ अल्केन्स एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। डेफिनेटली एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर अप्रोक्सीमेटली जो कि 298 केल्विन होता है, 25 डिग्री, उसको आप 273 उसमें ऐड करें, 298 केल्विन आ जाएगा। थोड़ा सा जरा मैं इसको मार्क करके टिप को छोटा कर लूं जी। अल्केन विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यानी पहले 4 मेंबर्स जो हैं नॉर्मली ये गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्यों गैसेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, अगर आप ब्यूटेन तक देखें तो ब्यूटेन तक 273 केल्विन, 273 केल्विन जो है वो 0 डिग्री के बराबर होता है ऑलमोस्ट।
और रूम टेम्परेचर पे ये चीजें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन अगर एग्जिस्ट करेंगी तो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी? गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगी। आगे अगर पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन देखें, ये होंगे तो लिक्विड, लेकिन ऐसे लिक्विड होंगे जो बहुत जल्दी गैस में चेंज हो जाएंगे, जिसकी प्राइम एग्जांपल है पेट्रोल, गैसोलीन, जो आप गाड़ियों में, मोटरसाइकिल में पेट्रोल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, वो मिक्सचर होता है ऑक्टेन का, हेप्टेन का। तो आप देख सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे होते तो लिक्विड हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे ही फौरन गैस में चेंज हो जाते हैं, क्योंकि इनके दरमियान में पाए जाने वाली फोर्सेस कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, इनको हम वीक वैंडरवाल फोर्सेस की कैटेगरी में भी रखते हैं, आपको पता है ये, क्योंकि ये प्योर पोलर मॉलिक्यूल्स में तो होती नहीं है, ये तो टेम्परेरी पोल्स की वजह से बनती है। लेकिन इसी तरह अगर नोनेन, डेकेन, आगे कार्बन कार्बन बढ़ते जाएंगे तो ये फिर लिक्विड विस्कस होता जाएगा और विस्कस से फिर सॉलिड होता जाएगा। यू कैन से दैट इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते भी जाएंगे। अगर ये सॉलिड हो भी जाए, जैसे आइसोकेन, जो वैक्स होती है, मोमबत्ती जिसे हम कहते हैं, उसमें मोर देन 20 कार्बन भी उसमें होते हैं, तो आप उसको आराम से तोड़ भी सकते हैं, है तो सॉलिड लेकिन वो टूट सकता है। शो करता है कि अगर ये जो हमारे पास सिंपल अल्केन्स हैं या इवन के ब्रांच अल्केन्स भी जो हैं, अगर ये सॉलिड भी हो जाए तो ये कोई इतने स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं होगी इनके अंदर इतनी। जी, अगला सवाल आगे यही बताया है, अल्केन विद हायर बॉइलिंग पॉइंट, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन आर लिक्विड। इससे आगे फिर ये लिक्विड की जगह विस्कस लिक्विड हो जाएंगे, गाढ़ा लिक्विड, और फिर सॉलिड। आगे अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन बॉइलिंग टेम्परेचर ईच CH2 ऐड। ईच CH2 ऐड का मतलब क्या है? मसलन CH4 है पहला मेंबर, दूसरा है CH3 इथेन, तीसरा है CH3 अगर आप बेटा नोट करो, हर एक कार्बन के बढ़ने पर देखो, अगर आप गौर करो तो एक कार्बन से 2 कार्बन में आए हो तो टेक्निकली एक कार्बन बढ़ा, और 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन पे आ गए हो ना, ये 6 हाइड्रोजन है, तो 4 से 6 पे आने का मतलब 2 हाइड्रोजन बढ़े, यानी एक दर्जा जब आगे जाते हो एक कार्बन बढ़ता है। आप देखो 3 कार्बन आया है तो क्या इंक्रीज हुआ है? CH2 इंक्रीज हुआ है, तो हर कंसेक्यूटिव मेंबर के अंदर CH2 का इजाफा होगा। तो हमने बताना है डाटा से देखते हुए कि हर CH2 के इजाफे पे कितना इंक्रीमेंट आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर आप देखें तो जैसे प्रोपेन से ब्यूटेन में गए हैं, ब्यूटेन से पेंटेन में गए हैं, तो ऑलमोस्ट 20 to 30 डिग्री केल्विन, डिग्री भी कह सकते हैं, 20 to 30 डिग्री या केल्विन का आप यहां पर इंक्रीमेंट देख रहे हैं ऑन एवरेज। तो यहां पर आंसर करेंगे कि इस अबाउट 20 to 30 केल्विन, दिस इज एविडेंट फ्रॉम द इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट फ्रॉम वन अल्केन टू नेक्स्ट, जो कि मैंने आपको दिखाया। अब वो कह रहा है कि अगला सवाल है 5वां, एस्टिमेट करना आपने बॉइलिंग टेम्परेचर डूडेकेन का। डूडेकेन बोलते हैं 12 कार्बन की चेन को, तो वैसे तो हमें 10 कार्बन की चेन तक का पता है, 10 कार्बन की चेन तक का पता है, तो 2 कार्बन बढ़ाएंगे, मतलब कि 2 कार्बन बढ़ाने का मतलब है कि ये C11 होगा, तो H जो है वो 24 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आगे बढ़ाएं तो C12 होगा, तो H26 हो जाएगा, जिसे डूडेकेन बोलते हैं। तो 10 से जब 11 पे आए हो तो दरअसल CH2 का इजाफा हुआ है, 11 से जब 12 पे आए हो तब भी CH2 का इजाफा हुआ है, तो हर CH2 के इजाफे से 20 से 30 केल्विन बढ़ता है। अगर इसका 447 है, मान लो 450 भी है, और अगर हम 25 भी एवरेज लगाएं, यानी कि 25 केल्विन इंक्रीमेंट भी लगाएं, तो एस्टिमेटेड है इट इज अराउंड 480 to 490, मतलब इस दरमियान में होगा, 480 to 490, ज्यादा 473 तो नहीं होना चाहिए, ये डाटा में थोड़ी गड़बड़ है, ये जरा इसको पीछे करें एक बार जी। 447 तो है, अगर आप इसका 25 और 25 भी ऐड करें तो ये ऑलमोस्ट 480 प्लस ही होगा जी, पीछे करें, 480 490 के करीब होगा इसका, नहीं आगे 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 नेक्स्ट। तो इट इज, ये ब्रैकेट होगी 480 to 490 के दरमियान में, अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेशन है, ठीक हो गया। तो ये हमने अंदाजन बताया है प्रिडिक्ट करके। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटी सी बल्कि ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन अल्केन मॉलिक्यूल। ये तो बात हो गई ना, द प्राइमरी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन अल्केन मॉलिक्यूल्स आर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, जिसे हम वीक वैंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं। द फोर्सेस आर रिलेटिवली वीक बट इंक्रीज विद द साइज ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्केन।
नेक्स्ट हमारे पास है इफेक्ट ऑफ चेन ब्रांचिंग ऑन द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अल्केन। आपको पता है चेन ब्रांचिंग जनरली लोअर द बॉइलिंग पॉइंट, जितनी ज्यादा चेन्स बढ़ती हैं, चेन्स के बढ़ने से, चेन्स या ब्रांच कह दें आप, चेन्स या ब्रांच भी यहां पे कह सकते हैं, जितनी ज्यादा चेन्स या ब्रांचेस आएंगी उतना सरफेस एरिया कम होगा। जितना सरफेस एरिया कम होगा, सरफेस एरिया के ज्यादा होने से लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा थी, और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस के ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में जनरली इंक्रीमेंट देखा जा रहा था। लेकिन यहां पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, मेल्टिंग पॉइंट क्लोजनेस पैकिंग पे भी डिपेंड करता है। इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये हो गया 7वां, हो गया 8वां, explanation of melting temperature of alkane with odd and even number of carbon atom। ये जो कंसेप्ट है odd and even, ये सारे जो हमारे पास अल्केन्स हैं उनमें यूज नहीं होता। ये कहां यूज होता है पहले तो इसको देखते हैं। ये odd और even का कंसेप्ट है क्या, मैं पहले इसको समझाना चाहता हूं। Alkanes with an even number of carbon atom tend to have higher melting point than those of with an odd number। यानी even वालों का melting point ज्यादा होता है odd number वालों के मुकाबले में। This is due to more efficient packing of even number carbon chain in the solid state, resulting in a strong intermolecular forces than higher melting point। लेकिन अगर आप इस पॉइंट को देखो तो यहां पर तो वैलिड नहीं हो रहा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। तो ये अगर आप इथेन देखो तो इथेन इवन है, ठीक है, मिथेन और प्रोपेन ओड हैं। तो आप देखो ओड वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इवन वाले से ज्यादा ही है और बतदरीज आगे बढ़ ही रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट जो उसने रेस किया यहां पर, ये स्पेसिफिकली अल्केन्स के लिए नहीं है। ये कहां यूज होता है, इसके लिए मैंने डाटा आपके सामने रखा है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। वैसे तो ये वहां जाकर चैप्टर में आगे फर्स्ट ईयर में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का चैप्टर 30 सेकंड ईयर में बल्कि आएगा, वहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी मैं आपको हिंट दे रहा हूं। ये स्टूडेंट्स, ये फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, विलारिक एसिड, कैप्रोइक एसिड, ये सारे जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं। अगर मैं आपको इनके कॉमन नेम की बजाय आयुपैक नेम बताऊं, जैसे मिथेन से मेथनोइक एसिड, इथेन से एथनोइक एसिड, प्रोपेन से प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटानोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड, ऑक्टेनोइक एसिड, नोनोनिक एसिड एंड डेकेनोइक एसिड, 10 कार्बन। तो मतलब बतदरीज अगर देखा जाए तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। इनके अंदर अगर आप गौर करो, मिसाल के तौर पे मैं कार्बन बात करता हूं कार्बन 4 की, कार्बन 4 की यहां पे बात करता हूं। 4 इज एन इवन नंबर, 4 इज एन इवन नंबर। अब अगर 4 कार्बन के ऊपर वाला और नीचे वाला देखो तो वो 3 कार्बन है और 5 कार्बन है, जो कि ओड नंबर है। अब इन ओड नंबर्स का मेल्टिंग पॉइंट देखें, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा, उसमें तो कोई शक नहीं ना, बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ेगा क्योंकि मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। यहां मेल्टिंग पॉइंट का ताल्लुक कुछ और चीजों के साथ भी होता है। हाउ मॉलिक्यूल्स आर कॉम्पैक्ट विद ईच अदर, किस तरह से वो एक दूसरे के साथ अटैच है। अब इसमें तरह कंसेप्ट देखिएगा, बड़ा बारीक कंसेप्ट है। 3 कार्बन और 5 कार्बन जो कि ओड नंबर है, मैं ओड वालों को सर्कल कर रहा हूं। एक का टेम्परेचर है -20.8 डिग्री और है -34.5, और 4 वाले का -5.5 है। अब अगर देखा जाए माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उतनी बड़ी वैल्यू होती है, और माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी वैल्यू होती है। अब देखा जाए तो ब्यूटेनोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अपने ऊपर वाले से भी ज्यादा है और नीचे वाले से भी ज्यादा है। ब्यूटेनोइक एसिड खुद इवन है, ऊपर वाला भी ओड है, नीचे वाला भी ओड है। तो जो मैंने अभी लास्ट आपको बात समझाई ना, इवन ओड कंसेप्ट, वो यहां पर अप्लाई हो रहा है। बेसिकली देखा यह गया है कि ओड वालों का मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी इवन वालों का मेल्टिंग पॉइंट जैसे ब्यूटेनोइक एसिड है, अपने ऊपर वाले से और नीचे वाले ओड से ज्यादा होगा। ये आगे भी मिलेगा आपको, हर जगह मिलेगा ऐसे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्यों है, इसकी वजह, अब ये ग्राफ देखें जरा स्टूडेंट्स, जरा ग्राफ देखें। मसलन गौर कीजिएगा, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, ये 6 कार्बन वाले का है, ये 7 का है, ये 8 का है, ठीक है। इसी तरह से
ये 9 का है, ये 10 का है और ये 11 का है। आप इसमें से कोई भी ओड पकड़ लें, जैसे ये मैंने ओड पकड़ा, ये मैंने ओड को हाईलाइट किया, ओड को हाईलाइट किया, ओड को हाईलाइट किया, सॉरी ओड कह रहा हूं, इवन, सॉरी इवन, मैंने इवन को हाईलाइट किया, इवन को मैंने हाईलाइट किया। अब इवन के इस तरफ भी देखा जाए ओड है, इधर भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। अब ओड नीचे है और इवन वाले सारे ऊपर है, तो यानी हर इवन अपने दाएं बाएं ओड वालों से हाई पे होगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। वजह भी बताते हैं आपको। जनरली ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, जनरली ट्रेंड ऊपर ही जा रहा है, लेकिन ऊपर जाने के अंदर एक वो नहीं है, एक रेगुलरिटी नहीं है। देखा यह जा रहा है इवन वाले ज्यादा हैं और ओड वालों का मेल्टिंग पॉइंट जनरली इवन वालों से कम है। वजह जरा समझिए डियर स्टूडेंट्स। ये मुझे स्क्रीन में लेके आए जरा। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब दें। ये देखें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ये 5 कार्बन। बेसिकली ये 5 कार्बन है और ये पांचवां ग्रुप जो है यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा बेसिकली। और पीछे यहां पर क्या होगा, दिस इज CH2, दिस इज CH2, दिस इज CH2 एंड दिस इज CH3। इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब मैं काम करता हूं 5 कार्बन वाले का दूसरा मॉलिक्यूल भी बनाता हूं इसी तरह से। बात को जरा बारीकी से समझिएगा, चीज उम्मीद जरा देखिएगा। अगर आपको मैं लोहे की तार दूं, जी स्टूडेंट्स जरा देखिएगा सामने, अगर मैं लोहे की तार दूं और मैं मुझे उसको ट्विस्ट ऐसे करो वो अलग ना हो। अब आप मुझे बताओ, आप इसको लोहे की तार समझो, कुछ ना समझो, इसको लोहे की तार समझो। आपने इस तरह जिगजैग किया, नीचे वाले को भी इस तरह जिगजैग किया। अब एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है कि आप 4 कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन है। मैं सिर्फ अब पॉइंट्स को शो कर रहा हूं, बाकी मैं बता चुका हूं हर पॉइंट का क्या मतलब है। यहां कार्बोक्सिलिक है, ये जो रेड वाला जो हल्का सा गोल्डन है यहां कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और बाकी आगे CH2 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 लगे हुए हैं सारे, ठीक है। ये ब्लू वाले को कार्बोक्सिलिक कर देते हैं। आप मुझे बताओ भाई जरा, ये तार ज्यादा टाइट होगी या ये वाली तार होगी टाइट? भाई नीचे वाले के अंदर पकड़ है ही नहीं, ऊपर वाले में क्रॉस समझ रहे हैं आप? ये वाला एक एंड नीचे है इसका और एक एंड कहां पर है? ऊपर है। खुद सोचो ना, आपने ट्विस्ट ऑपोजिट किया है इसका, तो ऊपर वाली टाइट है, नीचे वाली क्या है? लूज है। इसका मतलब ये होगा कि जब ओड आएगा तो ओड, ये 5 कार्बन ओड है, तो ओड वालों में पैकिंग वीक है, मतलब इसे यहां से अलहदा करना आसान है, यहां से इसको अलहदा करना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, वो स्ट्रॉन्ग पैकिंग है। ये इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8 10। तो यही तो मैं आपको ट्रेंड दिखा रहा हूं कि 2 4 6 8 10 वालों की पैकिंग इस तरह होगी और 3 5 7 9 11 वालों की पैकिंग इस तरह होगी। और पैकिंग के फर्क की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा? फर्क आएगा। लेकिन ये कहीं आता है और कहीं नहीं भी आता, इसके पीछे और बहुत सारे फैक्टर है। MD कैट के लिए मैं चीजें बताता हूँ साथ साथ, ताकि आपका वो भी टेस्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपने आगे मेडिकल में भी जाना है ना। तो ये तो हो गया हमारा टेस्ट। लास्ट पॉइंट्स जो थे, आज फर्दर हम देखेंगे अबाउट, अच्छा ये पॉइंट रह गया ब्रांचेस वाला। ये स्टूडेंट्स, मैंने कल आपको बताया था कि ब्रांचेस की वजह से होता क्या है, जरा गौर करें। ये कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। इधर भी कितने कार्बन है? 6 कार्बन। इधर भी कितने कार्बन है? 4 5, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी एक 6 कार्बन है। अब अगर आप देखो बॉइलिंग पॉइंट 60 है, इसका 58 है, इसका 58 है। ऑब्वियसली सरफेस एरिया कम हो रहा है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से वी ऑल नो दैट जितनी सरफेस छोटी होगी मॉलिक्यूल आपस में जुड़ नहीं सकते, तो बॉइलिंग पॉइंट तो कम ही होगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो रहा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। इसका मतलब ये जो हम फ्लो में बोल देते हैं ना कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों बढ़ेंगे, ये गलत है। हमें मेल्टिंग पॉइंट बोलते वक्त थोड़ा ख्याल करना चाहिए। अब ये मेल्टिंग पॉइंट, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, बॉइल करना आसान हो रहा है, बॉइल करना आसान हो रहा है, तो मेल्ट करना क्यों मुश्किल हो रहा है?
मैंने बोला ना माइनस में जितना कम टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा होगा, ठीक है। इधर देखें जी, अब जरा इसकी मिसाल मैंने दी थी आपको स्ट्रेट बालों की और कर्ल बालों की। स्ट्रेट बाल है, कंघी करना आसान है, सेपरेशन आसान है। कर्ल बाल है, कंघी करना मुश्किल है, सेपरेशन क्या है, मुश्किल है। आप खुद सोचें इनमें से कौन कर्ल है। ऑब्वियसली इसमें ब्रांचेस क्या हैं, ज्यादा हैं। ज्यादा ब्रांचेस जो हैं मॉलिक्यूल्स को क्लोज एंड टाइट पैक करती हैं, आपस में स्ट्रॉन्ग बाइंड करती हैं, इनको अलहदा करना मुश्किल होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग नहीं। जनरली ऐसा सोचा जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा होता है, ये जरूरी भी नहीं, इसके पीछे और भी बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जाता है। तो कहने का मतलब है कि जब आप नॉन पोलर कंपाउंड्स के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स को प्रिडिक्ट करते हैं तो एक चीज नहीं देखनी होती, काफी फैक्टर्स को देखते हुए हम ये फैसला करते हैं। इट्स बेटर कि आपको डाटा दिया जाए, डाटा को आप प्रिडिक्ट करो इसका क्यों ज्यादा है, इसका क्यों कम है। जैसे मुझे अगर ये डाटा दिया गया है तो मैं प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों जो है वो ज्यादा है, क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा हैं। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम है, क्योंकि सरफेस एरिया कम है। इस तरह के क्वेश्चंस प्रोबेबली आपको आएंगे, ज्यादा क्वेश्चंस दिए होंगे, डाटा दिया होगा, रीजन पूछी जाएगी, ठीक है। चलें जी, अब शुरू करते हैं जी आज का लेक्चर। ये तो कल के लेक्चर की डिस्कशन थी। डियर स्टूडेंट्स, याद होगा आपको लास्ट चैप्टर में 3.5 नॉलेज के अंदर 3.4 नॉलेज के अंदर हमने ये तो पढ़ा था वैन डर वाल्स फोर्सेस क्या होती हैं, सारे हमने पढ़ लिए थे। उसमें हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये भी पढ़ लिया था। ये सिर्फ लिमिट करता है अमोनिया के अंदर, वाटर के अंदर और HF ग्रुप के अंदर। इसमें फिर अमोनिया की मिसाल दी थी, वाटर की मिसाल दी थी, HF की मिसाल दी थी। आज हमने क्या करना है, इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हुए हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू एक्सप्लेन द एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। ये एनामलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि पानी का जो अजीब रवैया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, वो हमने इसकी वजाहत कर दी है। अब पानी का अजीब रवैया क्या है वो पहले जरा हम देखते हैं। पानी का अजीब रवैया थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमने देखा है कि अगर माया है लिक्विड, और अगर लिक्विड में सॉलिड डाला जाए तो सॉलिड नीचे आ जाता है। लोहा पानी में डाला जाए तो लोहा तो नीचे आएगा, पानी के बॉटम पे बैठ जाएगा। लेकिन बर्फ हैरानकुन तौर पे नीचे बैठने की बजाय ऊपर रहती है, हालांकि बर्फ भी तो सॉलिड है। तो बर्फ क्यों ऊपर रहती है? और सर्दियों में जब सारी झील बर्फ की बन जाती है तो उस बर्फ के कंबल के नीचे मछलियां कैसे जिंदा रहती हैं? अगर बर्फ बनने का अमल बॉटम से स्टार्ट होता तो फिर तो सारा दरिया ही पानी का बर्फ बनता। तो अल्लाह ने ऐसा क्या निजाम रखा है कि बर्फ ऊपर से बनती है, नीचे से नहीं? ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिकॉल करना है। वी ऑल नो दैट व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ा। क्या है? इट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो कि प्रोबेबली तीन ही हैं। वी ऑल नो दैट फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं ये। और दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी यही सिनेरियो हो तो अब इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इस पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के दरमियान में जो फोर्स होती है बुनियादी तौर पे तो उसको कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। बट इस डाइपोल डाइपोल फोर्स के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, और वो होता है CC बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। एंड वी ऑल नो दैट electronegative elements like fluorine which have 3 lone pair, oxygen which have 2 lone pair, nitrogen which have 1 lone pair। तो साथ साथ यहां पर lone pair भी हाइड्रोजन के साथ शेयर होता है। तो ये जो कंबाइन इफेक्ट है डाइपोल डाइपोल फोर्स का और कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का, इसी का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये नई बात नहीं है, पहले पढ़ के आए आप। डेफिनेशन is a relatively strong dipole dipole attraction. Why they are strong dipole dipole attraction? Due to additional feature of coordinate covalent bond occurs। ये होता है कब? when a hydrogen atom covalently bounded to a highly electronegative atom, जब हाइड्रोजन एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बाउंड हो जाए, जैसे कि ये हो गया, such as nitrogen, oxygen, fluorine form an interaction with a lone pair electron of another electronegative element atom in a nearby molecule. This interaction play a crucial role in determining physical chemical properties of substance such as elevated boiling point of water। जैसे पानी के अंदर सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा है, पानी का आम लिक्विड्स के मुकाबले में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है।
एंड द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर लाइक डबल हेलिक्स इन डीएनए, इन सब के अंदर इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का किरदार है। मैं थोड़ा सा आपको चाहूंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 2 मिनट में स्ट्रक्चर वाइज दोबारा समझा दूं। जी डी स्टूडेंट्स, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल को इंपैक्ट करती है स्ट्रक्चरली। डियर स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो डैट, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल को यहां पर इंडिविजुअली एक्सप्लेन करूं तो वी ऑल नो डैट वाटर हैव वन ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग टू वेस्पर मॉडल इसके दो साइडों पे हाइड्रोजन है जो कि बेंट एंगल के साथ मौजूद हैं। एंड वी ऑल नो दैट देयर आर 2 लोन पेयर्स, एक और ये दूसरा लोन पेयर। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की काफी ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 3.5, और हाइड्रोजन की कम है उसके मुकाबले में, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में जो शेयर्ड पेयर है उसका कब्जा भी ऑक्सीजन के पास है ऑलमोस्ट। इस वजह से इस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे अच्छा खासा पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब होगा क्या, इसी तरह के एक वाटर मॉलिक्यूल को अगर मैं इसके ऊपर बनाऊं और देखूं कि क्या इनके अंदर फोर्सेस किस तरह से डेवलप होती हैं, तो दिस इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। We all know that this hydrogen have a partial positive charge and partial positive charge. ना सिर्फ partial positive charge है, secondly हाइड्रोजन का साइज भी बहुत छोटा है। ड्यू टू देयर स्मॉल साइज इसकी जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है वो करीब है, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर यानी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के जनरेट करने से होता क्या है कि इस तरह से इस मॉलिक्यूल को जिसको मैं M1 का नाम दे रहा हूं और दूसरा मॉलिक्यूल जिसको मैं M2 का नाम दे रहा हूं, तो मॉलिक्यूल 1, मॉलिक्यूल 2, मॉलिक्यूल 1 के पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन और मॉलिक्यूल 2 के पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन के दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्स जनरेट होती है। यहां पर ये जो मैं गोल्डन कलर से शो कर रहा हूं, दिस इज अ डाइपोल डाइपोल फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स, और जो कि सिंपल एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। अब स्पेशल क्या है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जैसे कि लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट अ सिंपल डाइपोल डाइपोल फोर्स, इट इज मोर देन अ डाइपोल डाइपोल फोर्स। क्या है मोर देन? हाइड्रोजन के जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दरअसल जिसके ऊपर ऑक्सीजन ने कब्जा किया हुआ है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ज्यादा होने की वजह से, तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने स्ट्रॉन्ग जो इसके गिर्द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी मदद से ये लोन पेयर्स को अपने साथ इंगेज करेगा। जैसे ये लोन पेयर्स को अपने साथ इंगेज करेगा, तो अब ये लोन पेयर्स का इस्तेमाल हाइड्रोजन भी करेगा और ऑक्सीजन भी करेगा। तो ऐसा बॉन्ड जिसमें एक डोनर होता है और एक एक्सेप्टर होता है, उसका नाम क्या होता है बेटा? सीसी बॉन्ड। व्हाट इज सीसी बॉन्ड? सीसी बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कंबाइन इफेक्ट है मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के दरमियान में डाइपोल डाइपोल फोर्स और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का, जैसे आप जानते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड से जो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर होंगे और ऑक्सीजन की भी मलकियत में रहेंगे, तो डुप्लेट रूल के तहत हाइड्रोजन तो स्टेबल फील करेगा, और चूंकि ये स्टिल ऑक्सीजन के यूज में भी हैं, तो ऑक्सीजन भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन के बाद वो भी स्टेबल ही फील करेगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रॉन्ग कंबाइंड इफेक्ट है, इसका नाम हम रखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर ऑब्जर्व करो आप एक वाटर मॉलिक्यूल को, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में चूंकि 2 लोन पेयर हैं, इस तरह एक वाटर मॉलिक्यूल 2 लोन पेयर्स की वजह से 2 वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ इंगेज कर सकता है। क्योंकि बैक वक्त 2 हाइड्रोजन भी हैं, तो इन 2 हाइड्रोजन के साथ फर्दर 2 मॉलिक्यूल से लोन पेयर्स को शेयर करके फर्दर 2 मॉलिक्यूल्स को इंगेज कर सकता है। इन शॉर्ट, एक वाटर मॉलिक्यूल के गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे हैं, लेकिन एक पानी का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? 2 को ही उसके साथ बनाता है।
खुद तो वो दो ही बना रहा है ना, क्योंकि दो लोन पेयर हैं उसके पास। तो ये जो नेटवर्क लाइक एक नेटवर्क बनेगा, वेब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी, ये होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन लिक्विड। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिक्विड के अंदर है और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आइस के अंदर है। अगर आप थोड़ा नोटिस करें तो आइस के अंदर काफी ज्यादा ओपन स्पेसेस हैं और जबकि लिक्विड के अंदर इतनी ज्यादा स्पेसेस नहीं है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी ये कन्वर्जन होती है लिक्विड वाटर की आइस के अंदर, तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली लिक्विड को आइस में चेंज करने के लिए हम कूलिंग करेंगे। तो कूलिंग करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और करीब आने पर अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, इन अ वे कि जैसे सॉलिड अपने पार्टिकल्स को फिक्स करता है, पोजीशन करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर्स की प्रेजेंस, बॉन्ड पेयर्स की प्रेजेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रक्चर्स उसके स्ट्रक्चर को इस तरह से रीऑर्गेनाइज करते हैं कि वेस्पर मॉडल के मुताबिक मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर के अंदर रिपल्शन कम हो। मैं जरा इस चीज को आपको सिमुलेशन के थ्रू दिखाना चाहता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये देखें जरा, आवाज बंद है जी। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि आइस हैरानकुन तौर पे पानी के ऊपर फ्लोट कर रही है। हालांकि हमारे दिमाग में तो ये क्वेश्चन आना चाहिए कि आइस जो है वो सॉलिड है और सॉलिड नॉर्मली डेंसिटी ज्यादा रखते हैं, और ज्यादा डेंसिटी रखने वाले जो सॉलिड्स हैं वो लिक्विड्स में डूब जाते हैं या ऊपर नहीं ठहरते, नीचे चले जाते हैं। लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं वाज़ेह तौर पे कि आइस जो है वो पानी के ऊपर क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है जी। फर्दर आप ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ा आइसबर्ग जो कि समंदर में फ्लोट कर रहा है और नीचे नहीं डूब रहा। इसके पीछे क्या साइंस है और कैसे ये बर्फ की लेयर मछलियों के लिए कैसे जिंदा रहने का बायस बनती है। तो फर्दर इस सिमुलेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंट आइसबर्ग्स हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, पहले तो एक चीज इंफॉर्मेशन समझ लें कि ये जो एक आइस का एक छोटा सा ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, इसका टोटल 10 अगर इससे किए जाएं तो 9 पार्ट्स इसके पानी के इनसाइड होंगे और एक हिस्सा पानी के बाहर होगा। ये शो करता है कि ये पानी के ऊपर अगर फ्लोट करेगा तो कितने % एरिया बाहर होगा और कितने % एरिया अंदर होगा। अब मैं इस आइस के इनसाइड जाके देखता हूं कि ऐसा क्या चेंज आया कि जब लिक्विड वाटर सॉलिड वाटर में चेंज हुआ, उसके स्ट्रक्चर में क्या ऐसे चेंजेस आए कि डेंसिटी बढ़ने की बजाय कम हो गई। जी डियर स्टूडेंट्स, स्टॉप भी जरा करें। जी डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास ग्लास में पानी पड़ा है और इस लिक्विड के अंदर आप देख सकते हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स, चूंकि लिक्विड में आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल दे कैन मूव अराउंड, बट स्टिल इनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ दूसरे पानी के मॉलिक्यूल के साथ किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी वो इनिशियली हमने डिस्कस की है। अब मैं क्या करूंगा, इसको कूल करूंगा, ठंडा करूंगा। ठंडा करने से क्या होगा, इसके अंदर मौजूद काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, बाहर निकाला जाएगा, जिससे इसकी मूवमेंट को स्लो डाउन किया जाएगा। अल्टीमेटली होगा क्या, पानी के मॉलिक्यूल करीब आने की कोशिश करेंगे और देखते हैं फर्दर क्या होता है। And the non-bonding pair or lone pair of जी, तो ये देखें, तो कूल किया जा रहा है और टेम्परेचर 10 डिग्री से 0 डिग्री पे आया। अब आप जरा इसके स्ट्रक्चर को देखें। अब पानी के मॉलिक्यूल जो हैं वो फिक्स पॉइंट्स पर अटैच हो चुके हैं। इस तरह से अटैच हुए हैं कि हर एक पानी के मॉलिक्यूल के साथ 4 पानी के मॉलिक्यूल अटैच हैं। जैसे लिक्विड में थे वैसे ही सॉलिड में होगा, लेकिन फर्क इतना है कि स्पेस ज्यादा हो गई है। स्पेस ज्यादा होने का क्यों स्पेस ज्यादा हुई है, क्योंकि सॉलिड में
पार्टिकल जब अपने आप को सॉलिड फॉर्म के अंदर जब पार्टिकल्स ने अपने आप को फिक्स करना था, तो उस दौरान हुआ क्या कि मॉलिक्यूल्स जब करीब आए तो बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर की रिपल्शन ने इनको ऑर्गेनाइज किया इन अ ओपन स्ट्रक्चर। ठीक है, ओपन हैनीकॉब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे मक्खी का, शहद की मक्खी का छत्ता होता है, वैसे इसके अंदर ओपन स्पेसेस आ गई हैं। अब इन ओपन स्पेसेस में क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है, और एयर ट्रैप होने की वजह से आपने अगर स्टूडेंट्स नोटिस किया हो कि जब आपने फ्रिज में बर्फ रखी थी तो वो बिल्कुल फ्लैट थी, पानी बिल्कुल फ्लैट था, लेकिन जैसे वो बर्फ बनता है तो आपने देखा होगा कि उसका 9% वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। लेट्स से अगर मैंने 100 ml वाटर लिया है तो बर्फ बनने के बाद उसका वॉल्यूम 109 ml होगा, यानी डेंसिटी बराबर होती है मास बटा वॉल्यूम। पानी और बर्फ का मास सेम है, लेकिन बर्फ का वॉल्यूम 9% ज्यादा है, तो बर्फ की डेंसिटी 9% क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब सिमुलेशन पे जरा चलें दोबारा, फर्दर आगे देखते हैं। in which अगर the मैं water इस आइस को molecule रीहीट करूं, located relative आइस को रीहीट करूं, दोबारा हीट करूं, जैसे आप देख सकते हैं, तो ये फिर आप देखो पानी के मॉलिक्यूल करीब आ गए। पानी के मॉलिक्यूल करीब आने का मतलब क्या है कि इनका वॉल्यूम रिड्यूस हो गया है। वॉल्यूम रिड्यूस हो गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। फिर मैं इनको फ्रीज करता हूं तो आप देखें ये फ्रीज होने के बाद ये इस ओपन स्ट्रक्चर में आ जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वापस आ जाए सिमुलेशन पे। आई होप कि फॉर्मेशन ऑफ आइस का प्रोसेस आपको समझ आ गया, कैसे ये हमारी हेल्प करता है। आप देख सकते हैं ये आइस मॉलिक्यूल के अंदर आइस के मॉलिक्यूल हैं, वाटर के किस तरह से ऑर्गेनाइज हैं, और ये लिक्विड के अंदर है। इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल के गिर्द 4 पानी के मॉलिक्यूल इकट्ठे होते हैं, बट मूव करते रहते हैं। यहां पर फर्क क्या है कि वहां पर एक फिक्स पोजीशन पे ऑर्गेनाइज होते हैं मिनिमम रिपल्शन के साथ। अब मैंने जैसे कि बोला, आइस के अंदर आपने देखा है स्पेसेस क्रिएट होती हैं और यहां पे एयर ट्रैप होती है। आपने कभी नोटिस किया है जब आप बर्फ को टैप के नीचे रखते हैं या बाउल से निकालने की कोशिश करते हैं, क्रैक का साउंड आता है, क्रैकिंग साउंड आता है। वो क्यों क्रैकिंग साउंड आता है, क्योंकि बर्फ के अंदर जो ट्रैप एयर है जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती है तो सरफेस को क्या करती है, ट्रैप करती है। ये एक निशानी है कि बर्फ के अंदर हवा मौजूद है। अब इसका फायदा क्या होता है, डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त चीज, मान लीजिए हमारे पास एक पाउंड है और उसके साइडों पे मट्टी है और इसमें पानी है और इसमें मछलियां रहती हैं, पानी की लेयर्स हैं। ठीक है, और याद रखिए बर्फ बनने का जो प्रोसेस है वो 4 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है, और 4 डिग्री से स्टार्ट होता है और इस तरह बर्फ 0 डिग्री तक बर्फ ऑलमोस्ट बन जाती है, लेकिन प्रोसेस 4 डिग्री से स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिएगा ये जो अपर लेयर है ये 10 डिग्री है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 10 डिग्री है तो अपर लेयर का टेम्परेचर 10 डिग्री है। जैसे ही पानी ठंडा होगा, पानी के मॉलिक्यूल करीब आएंगे और करीब आने पर वॉल्यूम कम होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, तो 10 डिग्री वाला पानी ठंडा होने की वजह से नीचे आ जाएगा। इस तरह नीचे वाला पानी ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाएगा तो अगेन जब 10 डिग्री को फेस करेगा उसका टेम्परेचर भी 10 हो जाएगा और वो भी कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह लेयर बाय लेयर, नीचे से पानी ऊपर जाएगा, ऊपर से पानी ठंडा होकर नीचे आएगा। इस तरह लेयर बाय लेयर एक्सचेंज, लेयर्स होती जाएंगी, लेयर्स एक्सचेंज होती जाएंगी, और एक टाइम आएगा कि पूरे पाउंड का टेम्परेचर 10 डिग्री हो जाएगा। अगले दिन सर्दी बढ़ गई और टेम्परेचर 6 डिग्री हो गया। अगेन लेयर बाय लेयर, 6 वाली पहले लेयर नीचे जाएगी, 10 वाली ऊपर आएगी, फिर 10 वाली नीचे जाएगी, 6 वाली ऊपर आएगी। इस तरह लेयर्स एक्सचेंज होती जाएंगी और पूरे पाउंड का टेम्परेचर 6 हो जाएगा। अगले दिन 4 डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री टेम्परेचर पे पानी के मॉलिक्यूल मैक्सिमम जितना करीब आ सकते थे आ चुके हैं। लेट्स से ये पानी के मॉलिक्यूल हैं 4 डिग्री पे, इससे ज्यादा करीब नहीं आ सकते। अगले दिन जब 4 डिग्री, अब 4 डिग्री पे क्या होगा कि यही लिक्विड जब आइस में चेंज होना शुरू होगा, जरा काइंडली जरा मुझे, अब यही 4 डिग्री वाला लिक्विड आइस में चेंज होना शुरू होगा तो अपने आप को रीऑर्गेनाइज करेगा। इस तरह से रीऑर्गेनाइज करेगा कि अपने अंदर ओपन स्ट्रक्चर, इस ओपन स्ट्रक्चर में एयर ट्रैप होगी, मींस के आइस डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगी, और बर्फ की चूंकि डेंसिटी कम है, मैंने लिखा भी है आइस की डेंसिटी कम है, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, तो अपर लेयर आइस में चेंज हो जाएगी। जब अपर लेयर आइस में चेंज होगी, पूरी लेयर आइस की बर्फ की बन जाएगी। मैं तो बर्फ की लेयर को बर्फ की लेयर नहीं समझता, मैं तो उसको हवा की लेयर समझता हूं, क्योंकि इसमें हवा है
और एयर इज एन इंसुलेटर, याद रखिए एयर इंसुलेटर है। आसपास जो मिट्टी है वो भी क्या है, इंसुलेटर है। इसका मतलब मछलियां जो इस पानी के अंदर तैर रही हैं, खेल रही हैं, खेलती रहेंगी। अंदर पानी 4 डिग्री पे है, ठंडा है, लेकिन पानी है, जमता नहीं है वो पानी। ऊपर वाली लेयर एक दफा बर्फ बन गई तो ऊपर वाली लेयर नीचे वाली मछलियों के लिए कंबल का काम करेगी, ब्लैंकेट का काम करेगी, क्योंकि मजीद ठंड अंदर नहीं जा सकती या मजीद हीट अंदर से बाहर नहीं आ सकती। मजीद हीट कहां से, 4 डिग्री में भी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मजीद पानी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो लूज नहीं होगी, ना साइडों से ना ऊपर से। इसलिए बर्फ के इस कंबल के नीचे मछलियां जिंदा रहेंगी। थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर बर्फ बनने का प्रोसेस नीचे से स्टार्ट होता तो क्या होता, सारे समंदर, सारे दरिया सर्दी की वजह से बर्फ में चेंज हो सकते। और कशिश शक्ल का तो पता है कि चांद पानी को खींचता है, लहरें पैदा करता है, और दुनिया जो 75% पानी पे मुश्तमिल है, और अगर बर्फ बनने का प्रोसेस नीचे से स्टार्ट होता, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती, तो शायद इतना ज्यादा जलजला आता कि अर्थ जो है वो हैबिटेबल ना होती, रहने के काबिल ही ना होती। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लाइफ जो है वो क्या करती है, सरवाइव करते हैं हम इस पे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एनामलस बिहेवियर पानी का बताया ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप ये आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अगेन अगर आप नोट करो, ये तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, और ये वो तमाम मॉलिक्यूल्स जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मसलन अगर मैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की बात करूं जो कि पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 4 है। अगर मैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस के बाद फर्दर हमारे पास आता है फॉस्फोरस के बाद यहां पर आर्सेनिक के बाद एंटीमिनी। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पीरियोडिक टेबल में 5th ग्रुप है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की बात करूं तो ये 7th ग्रुप है। ठीक है, अच्छा ये 4th, 5th, 6th ग्रुप की मैं बात भूल गया। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, ये 6th ग्रुप है। यानी पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 4 दिखाया गया है, 5 दिखाया गया है, 6 दिखाया गया है, 7। इन तमाम एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स यानी हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड है उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के साथ हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। उस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं अलोंग द ग्रुप कार्बन वाला तो हारेगा, क्योंकि कार्बन CH4 इज अ नॉन पोलर, में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन में है, अमोनिया में, HF में, वाटर में, और वो अपने अपने ग्रुप के नंबर 1 हैं, चैंपियंस हैं। क्यों, क्योंकि पूरे बाकी ग्रुप के अंदर पोलराइजेबिलिटी वाला कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने समझाया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अमोनिया, जरा साइड पे कीजिएगा ऊपर। ठीक है, तो वैसे पढ़, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अनयूजुअल हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, अमोनिया एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड, while boiling point generally increase down the group due to London interaction. These substances show an anomaly with much higher boiling point indicating the strong molecular attraction. क्या कहने का मतलब है कि मॉलिक्यूल जो टॉप पे हैं, लाइक यहां पर बात करें CH4, यहां पर बात करें तो हमारे पास आता है अमोनिया, यहां पर बात करें तो हमारे पास आता है H2O, यहां पर बात करें तो HF, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बॉटम वाले चूंकि ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड है, उनके अंदर लंडन डिस्पर्जन फोर्स वाला कंसेप्ट है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ता है, टॉप टू बॉटम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। टॉप टू बॉटम यानी बॉटम वालों का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप देख सकते हैं कि इन तीनों का मुकाबला करवाया जाए तो बॉटम वाले ग्रुप्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, लेकिन ये तीनों टॉप पे भी हैं और फिर भी इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बॉटम वालों से भी ज्यादा है, क्योंकि इनके अंदर कौन सी बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एनामलस बिहेवियर में से ये भी एक पॉइंट है। ये स्टूडेंट्स, अब जाते जाते मैं आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का लास्ट में आपको शुरू में जो मैंने बताया था आपको कि ये डीएनए में भी पाया जाता है, इसके डबल हेलिक्स के अंदर, तो वो भी आपको एक दफा दिखा देता हूं। जी स्टूडेंट्स, विद इन फ्यू सेकंड ये सिमुलेशन जो है ये लोड होगी, इसमें देखेंगे किस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग डीएनए के अंदर भी मौजूद है।
तो आज के लेक्चर में बेसिकली सिखाना यह चाह रहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर का एनामलेस बिहेवियर क्या है। चूंकि डीएनए का जिक्र आया था तो मैं दिखाना चाह रहा हूं। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो दैट डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजनस बेस होती है, और नाइट्रोजनस बेस में ये बेस पेयर्स हैं। अब आप बेस पेयर्स में देख सकते हैं, अगर आप इसको थोड़ा जूम करें, ये देखिए, तो ये दो नाइट्रोजनस बेसिस हैं और इनके दरमियान में देखें ऑक्सीजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन और सामने नाइट्रोजन, इनके दरमियान में ये जो डाइपोल फोर्स है, आपको पता है कि साथ में लोन पेयर्स की भी यहां पर शेयरिंग होगी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ। तो डीएनए में भी नाइट्रोजनस बेसिस में आप देख सकते हैं क्या मौजूद होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है, किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है, किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। ऑल क्लियर? थैंक यू, टेक योर टाइम, अल्लाह हाफिज।